हाय, दिस इज़ गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 04 चल रहा है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 6 है, वर्क पावर एनर्जी। कौन सा चैप्टर है? वर्क पावर एनर्जी। अभी तक ना हमने वर्क को स्टडी कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने जानकारी लिया। वर्क एनर्जी थ्योरी की बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल हमने किया। आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल। हमने जब वर्क एनर्जी थ्योरी में पढ़ रहे थे तब आप काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर कर रहा था। उस वीडियो में मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखना है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बेस्ड पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी को मिला के हमें मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पहले देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ध्यान रखना है सिस्टम की बात किया। सिस्टम का मतलब होता है कि अगर ये पेन है, पेन के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ और है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेन का मैं बोलता पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसी से रेफरेंस ले रहा होगा, तो उन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसे क्या मतलब है? दोनों चीज़ों का क्या मतलब है? ये पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से क्या है कि किसी चीज़ों का पोजीशन के वजह से अगर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी देंगे। और कॉन्फ़िगरेशन दोनों का एग्जांपल इस प्रकार है, अगर मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का पोजीशन ग्राउंड से एज हाइट में है, तो ये वहाँ से यहाँ लाने तक कुछ अगेंस्ट में हम वर्क डन करते हैं। वो वर्क डन यहाँ पर एनर्जी इसके हिसाब से स्टोर्ड रहता है। उस स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर हो गया? और दूसरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, अगर मेरे पास इलास्टिक रबर बैंड है, तो जब रबर बैंड को इनिशियल पोजीशन से मैं खींच देता हूँ या कोई स्प्रिंग को खींचता हूँ, तो खींचने से कुछ एनर्जी मेरे द्वारा कुछ वर्क डन किया जाता है। वो वर्क डन वहाँ पर एज एनर्जी स्टोर होता है। जब भी हम छोड़ देता हूँ तो इनिशियल पोजीशन में उतना वर्क डन रिलीज में कर देता है, यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी, वो स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग दैट पोजीशन। क्लियर हो गया? उस पोजीशन में लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं और वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है। तो इसका मतलब है, हम जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बोल के डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये मतलब होता है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। और चेंज ऑफ फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। ये इक्वल माइनस इनटू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज डब्ल्यू सी। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं है। जिन्होंने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं देखा, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हूँ लेक्चर नंबर 2 में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसलिए हमने जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करना है तो मुझे ढूंढना है कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन करते हैं उसको माइनस कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन हमने ज़्यादातर लोअर क्लास में ये स्टडी किया ना, यू इक्वल एम जी एच। तो अभी हम बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज ऑफ काइनेटिक, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एमजी फोर्स है। और एमजी फोर्स कौन सा फोर्स है? ये एमजी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों के द्वारा जो वर्क डन करते हैं उसको हम क्या पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया? क्योंकि हम एजम करते हैं, मानते हैं, एजम्पशन है यहाँ पर कि जो ग्राउंड है ना, सरफेस है धरती का, उसको हम जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल, और उससे रिफरेंस करके हाइट में, एच हाइट में हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी एच। तो इसी को हम देखते हैं, इसको हम डेराइव करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। तो फील आया? नहीं आया? चलो अभी फील कराते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रखने देते ही है। हम मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से
H1 हाइट में है, कितना हाइट में है H1, और इसको मैं उठा के H2 हाइट तक ले गया। तो यहाँ से उठाया कौन, मैंने उठाया नहीं कि इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया, कर दिया, तो वर्क डन हम निकालेंगे कितना वर्क डन है। देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स किसकी तरफ काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट पे हम काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एम जी का डायरेक्शन किस तरफ, नीचे की तरफ, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी H2 माइनस H1। ये हो गया मेरा वर्क डन। इस वर्क डन कौन किया, ग्रेविटेशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। इतना हमें क्लियर हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखेंगे, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होंगे। तो हम देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम UF से डिनोट कर रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mg इंटू H2, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी I से डिनोट कर रहा हूँ मैं, mg H1। अगर इस चेंज को हम यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज mg अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो H2 माइनस H1, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है, mg H2 माइनस H1, और ये WC हो गया माइनस mg H2। इस अगर मैं ये चेंज इन U लेफ्ट साइड में रखता हूँ, और इसकी जगह पर यानी कि ये अगर इस तरफ ले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस WC इक्वल mg H2 माइनस H1। तो mg H2 माइनस H1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस WC, यानी कि ये करेक्ट है, प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसका नेगेटिव है, यही डिफाइंड है और यही डिफिनेशन है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स ना हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो ऐसा केस में हम इसको क्या मानेंगे, छोटा सा वर्क डन, कौन सा, पोटेंशियल वर्क डन। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा छोटू सा वर्क डन। और जब वर्क डन की फॉर्मूला हम देखते हैं F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस F इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी वेरिएबल होता है तो हम कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर हो गया, टोटल वर्क डन इक्वल माइनस F इंटू, ये F कौन सा है, कंजर्वेशन फोर्स, याद रखना F कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो अगर वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम मालूम होना निहायत ही जरूरी है, तभी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया, अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इसको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो क्या रिलेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दोबारा बोल रहा हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यू। यही डेफिनेशन यहीं पर छुपा हुआ है कि सिस्टम में अगर एनर्जी स्टोर होता है उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो इक्वल क्या है, वर्क डन अगेंस्ट मतलब माइनस कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग दैट पोजीशन, उस पोजीशन में लाने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स की अगेंस्ट में जो काम करना पड़ता है, अगेंस्ट से हम डिनोट किया माइनस से, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से बोला गया है, दूसरा रेफरेंस हमने कोई ना कोई जीरो लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल जो है जीरो है तो फाइनल इक्वल आ जाएंगे। तो उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ हाइट को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं यही है, यहाँ पर इस हाइट, एक कहाँ से हमने हाइट लिया, सरफेस से यहाँ तक, अगर इस हाइट को मैंने जीरो मान लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाइट हो जाएगा, H2 माइनस H1 दैट हाइट। तो mg इसकी फॉर्मूला हमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गया। क्यों इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके हम जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो इस सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। इट्स ओके, तो पोस्ट करके नोट डाउन करो। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पोटेंशियल एनर्जी रिगार्डिंग है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है।
ये कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है 2i प्लस 3j। इसे मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल है, यानी कि x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 3 है। फोर्स के अगर कंपोनेंट हम देखते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया। क्या क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार हुआ 0 से लेके 2 तक गया और 1 से लेके 2 तक गया हुआ है। कहाँ से लेके, इनिशियल जो पोजीशन था 0 1, फाइनल पोजीशन 2 2 है। इनिशियल पोजीशन में हमने देखा कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो हम कैसा निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नेगेटिव वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसको हम विजुलाइज करें, एक ग्राफ बनाएं, तो मेरे पास एक ग्राफ है, एक डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है। कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला जो फर्स्ट पोजीशन है कौन सा, 0, x0 y1 ए वाला, और सेकंड पोजीशन x2 है, a1 हो गया, 2 है, और y भी 2 है, यानी कि ये पोजीशन। इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक क्या है, मूव किया हुआ है। ये पोजीशन किसने मूव करा है, कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स कौन सा है, 2i प्लस 3j। ऐसा कंडीशन में देखा गया इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है। कितना, 10 जूल। तो इस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, U इक्वल वाट। तो हम फार्मूला में पुट कर देंगे, हो जाएंगे। फार्मूला क्या कहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो इसको कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स क्या है, कैसा है, वेरिएबल फोर्स, x की डायरेक्शन में भी चल रहा है और y की डायरेक्शन में भी चल रहा है। इंटीग्रेशन हम इसको कर देते हैं, तो f डायरेक्शन में f ऑफ x dx, कहाँ से लेके कहाँ तक, x डायरेक्शन में है, 0 से लेके 2 तक। ये x पोजीशन है ना, 0 और 2, 0, ये पोजीशन 0 है, यहाँ 0 है, 0 से लेके x डायरेक्शन 2, यहाँ तक कुछ वर्क डन होगा और यहाँ वर्क डन हो जाएंगे, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। पोजीशन 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक एक वर्क डन है, और दूसरा वर्क डन हमारा कहाँ है, पोजीशन 1 से लेके 2 तक है। तो दोनों वर्क डन अगर ऐड हो जाएंगे तो फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। इस फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन निकल जाएंगे। वही टोटल वर्क डन का नेगेटिव क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, यहाँ कहाँ से लेके, 0 से लेके, चलिए इसको इरेज करके थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये माइनस वर्क डन, 0 से लेके कहाँ तक है, 2 है, और यहाँ हो जाएगा 1 से लेके 2 है, और ब्रैकेट क्लोज है। क्लियर हो गया, माइनस माइनस रह जाएगा, ये माइनस हो गया। ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये 2 है, 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से 2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 3 इंटू डी वाई। ये कॉन्स्टेंट है तो दोनों बाहर आ जाएगा, और x का अगर इंटीग्रेशन करते, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है। पुट कर देते हैं, तो माइनस ब्रैकेट 2 इंटू, ये हो जाएगा x, कहाँ से लेके, 0 से लेके 2 तक, प्लस 3 इंटू y, 1 से लेके 2। क्लियर, माइनस ये 2 माइनस 0 हो जाएंगे, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4, ब्रैकेट रखते 4 प्लस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा माइनस में 7। तो माइनस में 7 आ गया। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल -7। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, U फाइनल हमारे पास क्या है, 2 माइनस U इनिशियल दिया हुआ है 10 है, तो यहाँ से हमें U फाइनल मिल जाएगा 2,2 इक्वल 10, उस तरफ जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, -7 हो जाएंगे, यानी कि +3। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ओके। यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 10 जूल, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ गया 3 जूल। ठीक, ओके।
अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी पोजीशन के ऊपर। तो हम अलग अलग पोजीशन में रखा हुआ है। ये कितना एच हाइट में रखा हुआ है, ये हाइट कितना एच है, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं हम एच है। यहाँ ग्राउंड में रखा हुआ है और ये वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल पोजीशन में है। और ये इस प्रकार एक सर्कल में, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल में उसकी आर्क के ऊपर, ये आर्क है, एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है। ये इस सर्कल का क्वार्टर सर्कल के ऊपर इस प्रकार रखा हुआ है। तो क्या हर एक में इसका पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसका पोजीशन अलग अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। हमने हमेशा कन्वेंशन के लिए ग्राउंड को क्या मान लेते हैं? जीरो, उसी से हम रेफरेंस लेते हैं। यानी कि ये पोजीशन में हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहाँ से हाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो यानी कि पोजीशन नंबर 1 में इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो mgh एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? जीरो। और तभी हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। इनिशियल को हम कोई भी जीरो मान लेते हैं, उससे रिफरेंस लेके ये जो हाइट होता है एच होता है। करेक्ट है? ओके, यू के एम जी एच। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ग्राउंड में है तो ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अभी देखो चेन का ये वाला पोर्शन हाइट क्यों ग्राउंड की नज़दीक है, ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच है। ये फिर जैसे जैसे हम जा रहा है तो हाइट बढ़ता जा रहा है, ये इक्वल नहीं होगा, अलग अलग है। ऐसा कंडीशन में हम करते क्या है कि इसको सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते। तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट अगर एच होगा तो इसको सेंटर ऑफ मास h/2 है। सेंटर ऑफ मास हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन के अंदर हम सेंटर ऑफ मास स्टडी करेंगे। तब हम बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए हमें अगर इस प्रकार होता है तो उसकी सेंटर ऑफ मास h/2 होता है। ठीक है, तो हाइट हमारा h/2 निकल गया। तो इस केस में mg तो फिक्स्ड रहेगा, हर एक के केस में mg लगा हुआ है। और ये मास कौन सा मास है? मास ऑफ द चेन का मास है। और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस हाइट हो गया हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो इस केस में हाइट कितना होगा? h/2। अभी ऐसा कंडीशन में क्या होगा? ये जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में हमें सेंटर ऑफ मास ये वाला कॉन्सेप्ट चलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ए वाला जीरो और हर एक चीज़, यहाँ हाइट अलग है। अगर इस पोजीशन की बात कर रहा, हाइट अलग है, इस पोजीशन का हाइट अलग है, इस पोजीशन का हाइट अलग है। ऐसा केस में हम कंसिडर करते हैं डीएम मास। डीएम मास का मतलब है छोटू मास। कितना? बिल्कुल स्मॉल मास हम कंसिडर करते हैं। यहाँ से छोटा सा मास काट लेते हैं और इस मास यहाँ से लेके यहाँ पर भी छोटा मास, सारे मास को, यानी कि डीएम मास को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इस डीएम मास को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल मास हमें निकलेगा। इस डीएम मास का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ फॉर डीएम, तो पूरे पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, इस डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी जैसे निकाल देंगे, और इस हाइट से लेकर इस हाइट तक का पूरे का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख के ऑब्जर्वेशन में किया, ये हम कैलकुलेशन से करेंगे। ये शुरू करें। ओके, तो इसको पोस्ट करके नोट करो। मैं इनको इरेज कर देता हूँ, फिर बात लोग का करता हूँ। चलो, इसको इरेज कर दिया। अभी उसको मैं दोबारा बना देता हूँ और इसको बढ़िया से हम करेंगे। एक अगर करेंगे तो उस प्रकार कैसे भी आ जाएगा, तो हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, शुरू करें। ओके, दोबारा मैं बना लेता हूँ। ये हम मान लेते चेन है, अभी चेन नहीं बना, चेन जैसे बना दिया। तो यहाँ कोई एक पोजीशन है, यहाँ मैं डीएम मास को काट दिया, कितना? डीएम। और इस डीएम मास का ये एंगल यहाँ से लेके थीटा है। तो ये डीएम मास यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर 90 डिग्री। तो किसी भी पोजीशन में थीटा एंगल में मैं डीएम मास को कंसिडर किया, डीएम मास। बहुत बढ़िया। तो इतना सा चेंज मैंने काट दिया, और डीएम मास ने, इस मास ने यहाँ पर एंगल कितना किया? डी थीटा। दिखाई दे रहा है? बड़ा करके और बनाएंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये कितना है? डीएम है, और यहाँ पर एंगल कितना किया? डी थीटा।
और इसके रेडियस आर है, कितना आर है। ये जो सर्कल के ऊपर आर्क बनाया हुआ, इस आर्क के ऊपर जो लेइंग किया हुआ है चेन, वो सर्कल का रेडियस आर है। ठीक, अभी हम देखते हैं यहां से अगर हम त्रिकोणमिति को पता हो, आर्क इक्वल, अगर हमारे पास एंगल रहता है और रेडियस रहता है, एंगल इनटू रेडियस दैट इज आर्क। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, आर्क या उतना डिस्टेंस का वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल आर इंटू डी थीटा। इतना क्लियर है? ओके, अभी हम देखेंगे कि ये जो डीएम मास का, इसकी इतना सा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल के देखेंगे, फिर सारे पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? ओके, सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इस जगह का, तो मुझे क्या चाहिए, एक हाइट चाहिए। ये हाइट है। अगर ये आर हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, क्योंकि कैपिटल से आसान हो जाएंगे, आर ए आर डी थीटा। यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये आर कॉस थीटा, ये वाला आर कॉस थीटा होता है, ये वाला आर साइन थीटा। ये आर है, ये वाला भी आर है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है आर है। तो किसी भी आर के साथ जो एंगल रहता है, उस एंगल का पोर्शन का अगर हम रिजोल्यूशन करते, रिजॉल्व करते, तो ये आर कॉस थीटा होता है और ये आर साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, जो हाइट दिखाई दे रहा है, ये हाइट हमारा क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो डीएम मास का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो मैं डी यू से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल इसका होगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएंगे। तो एम जी एच, यहाँ पर हाइट कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और मास कितना कंसिडर किया, डीएम। ये हो गया डीएम आर साइन थीटा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से डर तो नहीं लगता है, डी यू इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू जी इंटू आर साइन थीटा। डी एम क्या आया, मास हम कंसिडर किया, जी हम जानते हैं फॉर्मूला में एम जी यही से होता है, और हाइट क्या, आर साइन थीटा, यहाँ से हमने लिया। इतना सही कार्रवाई किया। अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे, ये वैल्यू क्या है, थीटा डिपेंडेंट है, और हमारा पास क्या है, डीएम है। तो इसलिए डीएम को हम रिप्लेस करेंगे किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। वो रिप्लेस कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं, इसको गौर से देखना है। ठीक, इस चैन की अगर ये लेंथ कितना है, ये जो लेंथ है डीएम है क्या, वो डीएम उस लेंथ का मास है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस लेंथ की मास है डीएम, लेकिन वो लेंथ कितना है, आर डी थीटा, हमने ऑलरेडी निकाला। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेके इस आर्क का पूरे का लेंथ क्या होगा। ये आर्क किसकी पार्ट है, एक सर्किल का। सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर टोटल का। अगर मैं आधा का कंसिडर करूँ, आधा का पाई आर होगा, इसकी होगा पाई आर बाई 2। यानी कि यहाँ हम लिखते हैं, वहाँ एक बार ये वाला पोर्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। नया क्या पता लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितना है, पाई आर बाई 2, करेक्ट हो गया। और टोटल मास कितना है, मास हम कौन से मान लिया, एम। तो इतना लेंथ का मास हो गया एम। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास हो जाएंगे एम डिवाइडेड बाई पाई आर बाई 2। हमारे पास कौन सा लेंथ है, आर इंटू डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा का मास हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा एम इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई आर, और 2 ऊपर के प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, 2 एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। क्लियर है? ओके, 2 एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। गेट इट? ये हमने क्या निकाला, इसमें इसी पोजीशन में लोग कंफ्यूज होता है। ये हमने ये निकालना चाह रहा था कि जो डीएम मास है विथ रेस्पेक्ट टू एम, यानी कि टोटल मास और टोटल लेंथ की रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे थे डीएम कितना होगा। वो कैसे किया, अगर टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक चेन का लेंथ कितना है, पाई आर बाई 2। ये कैसे पता लगा, क्योंकि एक क्वार्टर सर्किल है, टोटल सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर, हाफ सर्किल का क्या होगा पाई आर।
उससे आधा का पाई आर बाई टू, तो पाई आर बाई टू लेंथ की मास हो गया m। अगर मेरे पास यूनिट लेंथ होता तो मास m डिवाइडेड बाई यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स है, ये कोई फिजिक्स नहीं कर रहा है। हाँ, उसके बाद अगर मेरे पास आबी के हिसाब से लेंथ कितना r इंटू डी थीटा, तो r इंटू डी थीटा का मास कितना होगा 2m डी थीटा डिवाइडेड बाई, यही मास तो dm है ना। हमने dm कंसिडर किसको किया, इस लेंथ की मास हमको क्या निकला 2m डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होता ये भी वैल्यू और dm वैल्यू सेम है, तो मैं dm की जगह ए वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि यहाँ पर m हमारा कांस्टेंट आ जाएगा पाव और थीटा की वैल्यू में आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है थीटा। और यहाँ भी हमें पता लगता है कि चेन कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 डिग्री से लेके, थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री है। तो हम टोटल अगर यहाँ पर इक्वल करें कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 90 डिग्री, और dm के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2m डी थीटा बाई पाई, 2m डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई, g का जगह हम g लिखेंगे, r साइन की जगह r साइन थीटा हम बनाएंगे। इसको पॉज करके नोट डाउन करो। ये वाला पोर्शन ये खिचड़ी जैसे लग रहा है, ये वाला पोर्शन जिसको समझ में आ गया तो वो समझ में आ गया। दो ही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्या फार्मूला, आर इक्वल आर डी थीटा। अभी हमें मैथमेटिक्स में हमेशा पढ़ते हैं, ये रिलेशन यही है, किसी के बीच में अगर आर्क है, ये आर्क दिया हुआ है, ये डीएम से कंफ्यूज नहीं होना, ये आर्क है, क्या है, आर्क है, ये आर्क है, एक लेंथ है, यहाँ से लेके इस लेंथ का वैल्यू हमारा निकला आर इंटू डी थीटा, और उस लेंथ को हमने कंसिडर किया, इसकी जो मास है, इसकी मास, इस आर्क का मास है कितना है dm, ये लेंथ का वैल्यू नहीं है। उस लेंथ को अगर मैं मेजर करता हूँ तो dm है, और वो dm इक्वल कितना मिला 2m डी थीटा बाई पाई। कैसे निकाला, क्योंकि टोटल लेंथ का हमें मिला m यूनिट लेंथ का, और इतना सा लेंथ का जो है वही तो हम बोला dm है, और dm की जगह हमने पुट कर दिया। तो नीचे वाला पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट डाउन करो। हो गया, डन, 1 2 3, नाइस। इसके आगे का हम कर लेते हैं। यहाँ कौन सा 2 कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, r कॉन्स्टेंट है, सारे को बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 2mgr डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहाँ से लेके 0 से लेके 90 डिग्री। अभी देखेंगे ये माइनस को हम बाहर निकाल के ले आते, माइनस 2mgr डिवाइडेड बाई पाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस 0। क्लियर है, कॉस 90 का वैल्यू होता है जी, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर 0 माइनस 1, तो टोटल मिला के -1 हो जाएगा, -1 यहाँ का प्रोडक्ट हो जाएगा, +1 हो जाएंगे, यानी कि चलो एक कर लेते हैं 2mgr डिवाइडेड बाई पाई, आगे हम माइनस लगा दिया, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ये -1 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा पास आंसर हो जाएगा 2mgr डिवाइडेड बाई पाई, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया, 2mgr बाई पाई क्या वैल्यू निकला, टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसका, इस चेन का, कब, जब इस प्रकार लेन रहेगा। डन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन का कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया। अगर इस केस में एक क्वार्टर नहीं देके टोटल दे देंगे तो तब भी निकाल सकते हैं, पूरा साइकिल का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमारा वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 90 कर दें, 0 से लेकर 180 डिग्री कर देंगे, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी चेन का हमने देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mg है उसको हम देखा कि mg एच होता है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियोस में, तो उस फोर्स को, स्प्रिंग को क्यों हम ले रहे हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्यों हम स्टडी कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेशन फोर्स है। जहाँ पर कंजर्वेशन फोर्स है वो फोर्स ने अगर वर्क डन करता है उसका नेगेटिव वैल्यू हमारा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं स्प्रिंग को, ठीक। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स,
अभी देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया। स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेशन फोर्स, वो फोर्स का वैल्यू क्या है। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग है, ये न्यूट्रल है। स्प्रिंग फोर्स कब होता है, जब उस स्प्रिंग को खींचा जाता है या कंप्रेस किया जाता है। स्ट्रेचिंग, इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग और इन द केस ऑफ कंप्रेशन, तो यहाँ पर फोर्स स्प्रिंग फोर्स होता है, बाहर से जादू की तरह आ जाता है। कैसे, अगर इसको मैंने कंप्रेस कर देता हूँ, जैसे ये कंप्रेस करता हूँ, तो मान लेते हैं कंप्रेस होके इनिशियल पोजीशन से यहाँ से x डिस्टेंस हो गया, एक फोर्स होता है, वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कैसे, यहाँ पर जो फोर्स होगा, जैसे मैं स्प्रिंग खींचूंगा तो उसको कहाँ अपना पोजीशन में लाने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि नेगेटिव फोर्स पैदा होता है। वो फोर्स को, ये नेगेटिव होता है, और वो जो स्प्रिंग फोर्स है, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के से हम इसको इक्वल करते हैं, और इस के को बोलता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलता है, स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल माइनस के इंटू एक्स है, हमने स्टडी किया था। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेशन फोर्स। तो कंजर्वेशन फोर्स ने अगर वर्क डन करता है, उसी का नेगेटिव वैल्यू हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम आज डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे, चेंज करेंगे, उसको हम पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से कुछ एग्जाम्पशन लेते हुए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। शुरू करें, ओके। अभी हमने इस कंडीशन में ये जो फोर्स है, फोर्स ने यहाँ तक अगर कर देता है तो वर्क डन भी हमको देखना होगा। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पशन लेते हैं, दूसरा डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं ये इसका न्यूट्रल पोजीशन है, तो ये सब पहले हमने स्ट्रेस कर दिया, न्यूट्रल पोजीशन से स्ट्रेस कर दिया, कितना डिस्टेंस x1, फिर और थोड़ा सा बढ़ाया और कहाँ तक आया, इस पोजीशन से यहाँ तक x2 है। क्लियर हो गया, यानी कि x1 और x2। अभी दोनों की कंडीशन में हमने क्या निकालना है कि वर्क डन कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ है वो वर्क डन कितना है। ठीक है, जानते हैं वर्क डन कौन सा वाला वर्क डन होगा, कंजर्वेशन वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन। हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, x1 तक है, फाइनल पोजीशन क्या है, x2 है। ठीक, पोजीशन कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना वैल्यू होता है, माइनस के एक्स। तो हम माइनस अगर के एक्स बैठा देंगे तो x2 बाई x1 माइनस के इंटू के एक्स इंटू टी एक्स। ये माइनस आगे आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, माइनस के एक कॉन्स्टेंट है, तो एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से लेके, x2 से लेके x1 है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। क्लियर हो गया। ये यहाँ आ जाएगा माइनस हाफ इंटू, ये हो जाएगा के x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा वर्क डन। और ये वर्क डन कौन सा, कंजर्वेटिव वर्क डन। अभी बाय डेफिनेशन हमको क्या मिला था, हमें क्या निकालने जा रहा है, इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन तो नहीं निकाल रहा है, हमें स्प्रिंग फोर्स की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू सी, और माइनस डब्ल्यू सी, ये माइनस अगर डब्ल्यू सी का जगह ये बैठा देंगे तो माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू के x2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के x1 स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू निकल जाएगी। यही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग। लेकिन जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं पता है, U इक्वल हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ से आ गया, ये वाला पोर्शन कहाँ निकल गया, उसका भी कन्वेंशन है। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखता है, mgh। तो कोई एच टू मेरे सेल्स तो नहीं निकालते ना, क्यों, क्योंकि हम किसको जीरो मान लेते हैं, सरफेस को। इसमें भी किसी को हम जीरो मान लेते हैं। किसको जीरो मानेंगे, जीरो उस पोजीशन को मानते। पहला पोजीशन हमारा क्या था, x इक्वल जीरो था, यानी कि कोई भी स्ट्रेस ना कंप्रेस नहीं, नेचुरल लेंथ में थे। नेचुरल लेंथ पे इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं खींचेंगे नहीं वहाँ फोर्स कोई क्रिएट होगा ही नहीं। ये अगर इसको एज इट इज रहने दे तो यहाँ पर x इक्वल एक्सटेंशन जीरो है, कंप्रेशन जीरो है,
और स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो भी 0 है, क्योंकि जब भी खींचेंगे तभी तो अपोजिट में फोर्स लगाएगा स्प्रिंग ने। जब स्प्रिंग बैठा हुआ है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे ही उसके ऊपर छेड़ देंगे यानी कि एक फोर्स क्रिएट होगा, उस फोर्स 0। तो उस पोजीशन को हम देखते हैं जिसमें नेचुरल लेंथ पे हो या स्प्रिंग फोर्स 0 हो, उस कंडीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे? 0। यानी कि ये वाला सिस्टम में अगर x1 को हम मान लेते हैं नेचुरल लेंथ में है तो x1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x1 का 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल हाफ इंटू के x2 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि x1 हमने क्या मान लिया? 0। और जब x1 0 है वहाँ से जो भी डिस्टेंस हो जाएगा वो x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x हो सकता है, r हो सकता है, व्हाटएवर। तो हम कॉमन क्या मान लेंगे? x। इसको हम दोबारा ऐसा लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्ले फोर्स है ही नहीं। फोर्स नहीं है तो एनर्जी भी 0 हो जाएंगे, जिसको हम एज्यूम किया ना इनिशियल एनर्जी। यहाँ पर u इक्वल 0 है उस जगह पर, तो ये इनिशियल 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या मान लेंगे? अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल का मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हम बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हमने माइंड में रखेंगे, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है। क्लियर हो गया? तो स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया mgh। ये हाइट हमें माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? एक्स का वैल्यू चाहे हम प्लस करें चाहे हम माइनस करें, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आना है। तो ऐसा कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका वैल्यू होता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, चाहे वो कंप्रेस करे चाहे वो स्ट्रेच करे। ठीक है, दोनों की कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव आना है। तो स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम इसको याद रखना है, कभी भी न्यूमेरिकल में हमें जरूरी होगा जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इस दोनों फॉर्मूला आया कहाँ से है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? ओके, वेल डन। तो आज हमने पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देखा, और डेफिनेशन से पता लगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेशन फोर्स को हमने देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को स्टडी किया, स्प्रिंग फोर्स का स्टडी किया, और चेन की अगर चेन कहीं पर रखा हुआ है उसकी पोजीशन ओरिएंटेशन को देखते हुए हमने उसका भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है कि कैसे रखा हुआ है, कितना हाइट में, कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम की और एक बार हम स्टडी करेंगे, और वहाँ पर छुपा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम ढूंढ के निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ मिक्स करके मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ को हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।